जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। तो दोस्तों आपका ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले मैंने आपका एक सेट नंबर 1 करा दिया है। और दोस्तों अभी हम यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और दोस्तों आपका ये सेट नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको रेडियो ऑपरेटर से संबंधित बिल्कुल भी मतलब हर तरह की जानकारी मिलती है। एंड यहाँ पर आपको साइंस, हिंदी और आपकी जीके की आपको मतलब डेली प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। तो दोस्तों बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़िए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अभी हम जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल आपके मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को, जिसमें कि आप अपना पहला क्वेश्चन देखिए कि आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। यानी कि इसमें बात करी गई है आपके भविष्य के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि ये वाक्य किस टाइप का है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपके जब भी वाक्य में भविष्य के बारे में बात करी जाए तो दोस्तों आप वहाँ पर आपका इच्छावाचक वाक्य होता है, क्योंकि दोस्तों प्रश्नवाचक का तो आपको मतलब होता है कि कहीं किसी वाक्य में अगर प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नवाचक वाक्य वहाँ पर होता है, और किसी वाक्य में किसी बात के लिए मना किया जाए तो वहाँ पर आपका निषेधवाचक होता है, और किसी बात के लिए ऑर्डर दिया जाए यानी कि आज्ञावाचक वाक्य वहाँ पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर भविष्य के बारे में बात करी गई यानी कि आपका इच्छावाचक वाक्य है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा वाक्य कर्तवाच्य है? तो आपको बताना है कि कौन सा वाक्य आपका कर्तवाच्य है। तो दोस्तों इस तरह के वाक्यों को पहचानने के लिए आपको एक सिंपल सा रूल बता देता हूं। तो दोस्तों परीक्षा में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको कर्तवाच्य एंड कर्मवाच्य एंड भाववाच्य के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपके जो वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है कर्तवाच्य एंड दूसरा होता है कर्मवाच्य एंड तीसरा होता है भाववाच्य। और दोस्तों इन तीनों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अगली बार अगर हम कोई भी प्रैक्टिस सेट में इस तरह के क्वेश्चन लाएं तो दोस्तों वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपको बिल्कुल डिटेल में हर प्रैक्टिस सेट कराया जाए, जिससे कि जो और भी ऑप्शन उससे बन सकते हैं, मतलब और भी जितने क्वेश्चन उससे रिलेटेड बन सकते हैं वो सारे के सारे आपसे क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों बात करें कि कर्तवाच्य की, तो दोस्तों जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, यानी यहाँ पर आपको कर्ता दिख रहा होगा ना, तो दोस्तों यहाँ पर कर्ता की प्रधानता का बोध होगा जिस वाक्य में, वहाँ पर आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें कर्मवाच्य की, तो दोस्तों जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है वहाँ पर आपका कर्मवाच्य होता है। एंड अगर हम भाववाच्य की बात करें तो दोस्तों जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है वहाँ पर भाववाच्य होता है। दोस्तों इन तीनों के एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जिसमें कि आपको इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कर्तवाच्य है। तो दोस्तों इसमें आपका जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, यानी कि किसने पाठ पढ़ाया। तो दोस्तों यहाँ पर अध्यापक आपका कर्ता हो जाएगा। तो दोस्तों कर्ता के बारे में जो मतलब जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो तो वहाँ पर कर्तवाच्य आपका हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि जब हम ला और सा का उच्चारण करते हैं तो ये कहाँ से उच्चारित होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर ला और सा का उच्चारण होता है दंत से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ला और सा जब आप बोलते हैं तो आपकी जीभ थोड़ी सी दांतों से टकराती है, तो इस वजह से वहाँ पर आपका दंत हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें कंठ, जो आपके जो भी अक्षर कंठ से बोले जाएंगे वो कौन कौन से होते हैं, वो अक्षर बोले जाते हैं वो दोस्तों आपके होते हैं आ, छोटा आ, बड़ा आ, एंड आपका का वर्ग के सारे अक्षर हो जाते हैं का वर्ग के, एंड आपके हा और विसर्ग। ठीक है दोस्तों, ये आपके कंठ से बोले जाते हैं। एंड अगर हम बात करें आपके ओष्ठ की, तो दोस्तों छोटा ऊ, बड़ा ऊ, एंड आपका पा वर्ग के सारे अक्षर जो कि 5 होते हैं, पापा बाबा बा, एंड आपके ये सारे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और तालब की बात करें तो दोस्तों इसमें आपके ई, छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग के सारे वर्ण, एंड या और सा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि ला और सा को दंत से बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका दंत हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि खालिस्तान ने संस्कृत में रामायण की रचना की। तो दोस्तों आपको उस कवि का नाम बताना है जिसने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें महर्षि वाल्मीकि की, तो दोस्तों इन्होंने जो रामायण लिखी थी वो संस्कृत में लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी सहायता से होता है। तो दोस्तों आपके जो स्वर होते हैं ना वो दोस्तों स्वतंत्र होते हैं, वो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे बोलते हैं स्रोत भाषा। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपके चारों ऑप्शन मतलब आपको बिल्कुल सिमिलर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इन चारों ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर परीक्षा में आपसे इस तरह का क्वेश्चन आता है तो दोस्तों वो गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब भी यही होता है कि आपको सारे चारों के चारों ऑप्शन आपको अच्छे से समझाए जाएँ। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है जिस भाषा का, तो दोस्तों उसको स्रोत भाषा बोलते हैं। और लक्ष्य भाषा की बात करें तो दोस्तों लक्ष्य भाषा वह होती है वो दोस्तों जिसमें आपका अनुवाद किया जाना है, वो दोस्तों आपकी लक्ष्य भाषा कहलाती है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देकर के मैं समझाता हूँ। जैसे कि आप गूगल में ट्रांसलेटर यूज करते होंगे, यानी कि आपको इंग्लिश में कोई भी वर्ड हिंदी में देखना है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इंग्लिश को हिंदी में चेंज कर रहे हैं तो दोस्तों आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी ना, जो कि आप उसमें डालेंगे, वो दोस्तों आपकी स्रोत भाषा हो जाएगी। और दोस्तों जो आप मतलब हिंदी जो आप उसमें लिख करके आएगी वो आपकी लक्ष्य भाषा हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको इसमें समझ लेना है कि जिस लैंग्वेज का आप ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं वो आपकी स्रोत भाषा होगी, और जिस लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं वो आपकी लक्ष्य भाषा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे परीक्षा में। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका पैराग्राफ दिया गया है। क्योंकि दोस्तों आपको पैराग्राफ से भी 4 से 5 क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों निगलेक्ट मत करिए पैराग्राफ को, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पैराग्राफ ऐसे होते हैं जो कि आपके परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, अपने गद्यांश के आधार पर बताएं स्वतंत्रता की माता कौन है। तो दोस्तों इसमें स्वतंत्रता के बारे में तभी आपको पता चलेगा जब इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ को। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है वो इसमें हाईलाइट कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया है, उसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, क्योंकि दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है स्वतंत्रता की माता कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही दिया गया है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो भी होगा, लेकिन उसमें आपका ऑप्शन आएगा नम्रता। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा क्वेश्चन आपका होगा, लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं, वह उसकी सौतेली माता है। तो दोस्तों जो अहंकार है ना वो दोस्तों उसकी सौतेली माता है, किसकी? नम्रता की। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, मतलब आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो 7 का जो क्वेश्चन बनेगा, यानी कि आपका स्वतंत्रता की माता कौन है, मैंने आपको बताया था ऊपर नम्रता। एंड स्वतंत्रता की सौतेली माता कौन है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था अहंकार। ठीक है दोस्तों, तो 8 का सी हो जाएगा। एंड 9 का अगर हम बात करें आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है, तो मैंने आपको बताया था कि मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है आत्म संस्कार के लिए। तो दोस्तों अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताएं। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो अभी आपने पढ़ा उसका शीर्षक क्या होने वाला है। तो दोस्तों उसमें स्वतंत्रता के बारे में बात करी गई, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। यानी कि इसमें आपका दिया गया पुलिस को देखकर चोर हो गया खाली स्थान। तो दोस्तों भागने का मतलब होता है 9 2 11 होना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया।
तो अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों आपको सूर्य के पर्यायवाची पता होंगे। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ कि दोस्तों इसमें जो आपका सुधाकर है ना दोस्तों, ये सुधाकर है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची, ये आपको ध्यान रखना है। और जो तीनों दिए गए दिवाकर, प्रभाकर एंड भास्कर, ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पर ये सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका गलत हो जाएगा। हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताएं। तो दोस्तों आपको अमृत का विलोम शब्द बताना है, मतलब अमृत का क्या आपका विलोम होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सीधा दिख रहा है कि अमृत का विलोम विष हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? तो दोस्तों अगर हम बात करें तुलसीदास जी की, तो इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की थी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। तो दोस्तों माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो दोस्तों अगर हम लिखें माता, दोस्तों बीच में जो चिन्ह आता है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह यूज कहाँ पर होता है? जहाँ पर दो शब्दों को जोड़ने की आवश्यकता पड़े, वहाँ पर योजक चिन्ह का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस चिन्ह को योजक चिन्ह बोलते हैं। अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें कि आपका दिया गया है कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो दोस्तों अगर हम बात करें हिंदी की, तो दोस्तों 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा बनाया गया। ठीक है दोस्तों, और आपको कमेंट सेक्शन में आपको मतलब कमेंट करना है और दोस्तों बताना है कि राजभाषा आयोग जो होता है, राजभाषा आयोग, उसका अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्योंकि दोस्तों अभी ये क्वेश्चन रिसेंटली यूपीएसआई में पूछा गया था, यानी कि जो राजभाषा आयोग होता है ये किसके अंडर में आता है? सबसे पहले तो आपको डिपार्टमेंट बताना है, और दोस्तों उस डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट कौन होता है ये आपको बताना है, यानी कि उस डिपार्टमेंट का अध्यक्ष कौन होता है। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? तो दोस्तों 17 नंबर में आपको बताना है कि समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें रत्नाकर की, तो दोस्तों ये आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है। और दोस्तों समुद्र के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कि जलधि हो गया, परावर हो गया, सिंधु, नीरनिधि, नदी, पयोधि, तो ये सारे आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। संधि के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों संधि के भेद की अगर हम बात करें, तो दोस्तों संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी स्वर संधि, और आपकी व्यंजन संधि, और तीसरी आपकी होती है विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखनी है। संधियाँ आपकी 3 प्रकार की होती है टोटल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों उपसर्ग आपको पता होगा कि उपसर्ग जो होता है मूल वर्ड से पहले लगता है। तो दोस्तों उपसर्ग आपका ये हो जाएगा प्रति, क्योंकि दोस्तों प्रति ध्वनि का अगर हम संधि विच्छेद करें तो प्रति प्लस ध्वनि आएगा। और दोस्तों जो ध्वनि यहाँ पर आपका मूल वर्ड है, और दोस्तों जो आपका प्रति होगा ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। कारज किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों आपको कारज बताना है। कारज आपका अर्ध तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और अर्ध तत्सम शब्द वे होते हैं जो आधुनिक भाषा काल में सीधे संस्कृत से लिए जाते हैं, और सामान्य भाषा में प्रयुक्त होने के कारण इनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपका रात हो गया, तो दोस्तों रात भी आपका अर्ध तत्सम शब्द ही है। ठीक है दोस्तों, ये ना तो आपका पूर्ण तत्सम है, ना ही आपका तद्भव है। रात आपका अर्ध तत्सम शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। लड़का कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों अगर हम बात करें लड़का की, तो दोस्तों लड़का आपकी एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति का नाम वगैरह दे दे या फिर कोई किसी नदी वगैरह का नाम दे दे, वहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दोस्तों हंसना, रोना, उठना, बैठना, ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाती है। और समूहवाचक संज्ञा आपको पता होगी, जैसे कि आपका आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई जानकारी है तो दोस्तों वो आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों टोटल 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है विकारी शब्द एंड दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द। तो ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है।
हम बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। अधिसूचना प्रकाशित होती है, तो दोस्तों आपको बताना है कि जो आपका नोटिफिकेशन होता है वो कहाँ पर प्रकाशित होता है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन हमेशा सरकारी गजट में ही प्रकाशित होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बता रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। तो दोस्तों यानी कि कौन सा शब्द ऐसा है कि जो कि सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि निरर्थक। क्योंकि दोस्तों सरल का विलोम इसमें सारे दिए गए हैं, एक तो कुटिल हो गया, कठिन हो गया और वक्र, ये सभी सरल के विलोम शब्द ही हैं, लेकिन दोस्तों निरर्थक विलोम शब्द नहीं है सरल का। अब दोस्तों बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। तो दोस्तों इसमें आपका पूछा गया है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अगर हम रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताएं तो दोस्तों आपके टोटल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका हो गया सरल वाक्य, और दूसरा हो गया आपका मिश्र वाक्य, एंड आपका तीसरा हो गया संयुक्त वाक्य, ठीक है दोस्तों। और उम्मीद है कि आपने इनको अच्छे से पढ़ा होगा। दोस्तों अगर नहीं पढ़ा है तो दोस्तों प्लीज़ आप, क्योंकि आपको पता है कि आपको अगर स्कोर करना है ना किसी में, तो दोस्तों आपके लिए हिंदी बहुत अच्छा चांस है परीक्षा में मेरिट में आने के लिए। क्योंकि दोस्तों हिंदी में अगर आप 100 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर में से अगर आप 80 प्लस नहीं ला पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप परीक्षा से कहीं ना कहीं कंपटीशन से पीछे होते चले जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हिंदी एक ऐसा सरल सा सब्जेक्ट है, इसको आप 1 महीने के अंदर अंदर आप कवर कर सकते हैं पूरा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप हिंदी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट कर देना। और दोस्तों आप हिंदी के लिए मैंने आपको बुक भी बता रखी है, तो दोस्तों अगर मैं समझता हूँ कि उसको आप अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। संक्षेपण मूल पाठ में कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। तो दोस्तों ये अब बताना है कि, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/3, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो शब्द पूर्वापर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, उसको जो मतलब संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आएगा उसको क्या बोलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का तो आंसर आपने बिल्कुल पता ही होगा आपको। अब बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है आपका रति, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों संबंध बोधक आपको इसमें बताना है किस वाक्य में प्रयोग हुआ है संबंध बोधक अव्यय का। तो दोस्तों अगर हम बात करें आपके, मैं काम के पीछे आया था, यानी कि ये आपसे रिलेट कर रहा है काम से, मतलब काम के पीछे आया था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। यानी कि जब भी माता पिता आप किसी पुत्र के लिए पत्र लिखेंगे तो माता पिता के द्वारा क्या होना चाहिए। तो दोस्तों वो आपको प्रणाम तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं आपके लिए सम्माननीय है। तो दोस्तों ना तो वो आपको नमस्कार करेंगे, ना ही प्रणाम करेंगे, ना ही सादर प्रणाम करेंगे, ना ही प्रणाम करेंगे, लेकिन वो आपको आशीर्वाद जरूर दे देंगे, ठीक है दोस्तों। शुभाशीर्वाद इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये मतलब पत्रों से रिलेटेड भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शुद्ध वाक्य बताएं। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है, तो दोस्तों इसमें आपको चारों के चारों ऑप्शन पढ़ लेने हैं। सबसे पहले 10 अरब यात्री भारत आए, तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं, ये भी गलत हो जाएगा। 10 के अरब के 10 यात्री भारत आए, तो दोस्तों आपको पता होगा अरब से यात्री कितने आए थे ये तो आपको नहीं पता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन में ये बोला कि मतलब ऑप्शन में बोला जा रहा है कि अरब के 10 यात्री भारत आए, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपका सही हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 10 अरब यात्री भारत आएंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अरब का मतलब कि अरब देश से आएंगे, ठीक है दोस्तों। अरब के 10 यात्री भारत आए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो दोस्तों आपको पुल्लिंग बताना है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको तीनों मतलब 3 कोई ना कोई स्त्रीलिंग जरूर होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं
कि अगर आप बोलते हैं कि मैंने ये संकल्प लिया, कभी ये तो बोलते नहीं कि संकल्प मैंने ये संकल्प लिया बोलते हैं ना। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और बात करें लज्जा की, तो दोस्तों बोलते हैं कि उसको मतलब आपको बिल्कुल लज्जा नहीं आती, तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। और दोस्तों प्रार्थना भी स्त्रीलिंग होता है, यानी घटना भी स्त्रीलिंग ही होता है। तो अब बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की ऊर्जस्वी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको पता होगा आरोग्य बोलते हैं, यानी कि आरोग्य ऐसे लिखते हैं, यह चीज़ आपको पता होगी, आरोग्य। और इसी तरह से सारे के सारे आपके बी और डी ऑप्शन भी गलत हैं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है, यानी कि क्रिया विशेषण के कितने रूप होते हैं। तो दोस्तों आपके टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको बता देते हैं। एक तो आपका मूल क्रिया विशेषण होता है, मूल, और दूसरा आपका होता है यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक, एंड आपका तीसरा होता है स्थानीय। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। अब बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये तो आपके पहले तो मैंने आपको रूप के अनुसार बताए, अब दोस्तों बता रहा हूँ अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही था। और दोस्तों अब हम बताते हैं अर्थ के आधार पर। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर आपके टोटल 4 प्रकार के होते हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका स्थानवाचक हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और दूसरा आपका कालवाचक हो गया, एंड आपका तीसरा हो गया परिमाणवाचक, और चौथा आपका होगा रीतिवाचक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा में पूछी जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो दोस्तों इसमें जो आपका ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, तो इनको आप बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि अंश होता है किसी का भी पार्ट, यानी कि हिस्सा, ये वाला अंश का मतलब होता है, और ये जो होता है अंश, इसका मतलब होता है कंधा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। गोदान के लेखक कौन थे? तो दोस्तों गोदान के लेखक जो थे वो आपके प्रेमचंद्र थे, मुंशी प्रेमचंद्र जी। इन्होंने गोदान की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि क्या कह रहा है, बुंदेली का क्षेत्र है। तो दोस्तों जो बुंदेली का जो क्षेत्र होता है वो दोस्तों आपका झांसी, जालौन, दतिया के साइड का होता है बुंदेली। क्योंकि दोस्तों आपने झांसी की रानी जब आपने कविता पढ़ी होगी तो दोस्तों उसमें लिखा था कि बुंदेलो हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों वहाँ पर बुंदेली आपकी झांसी की साइड बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? तो दोस्तों आपका जो संकेतवाचक वाक्य होगा वो किसी न किसी की तरफ संकेत कर रहा होगा, यानी कि यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, यानी कि ये वर्षा संकेत कर रही है फसल की तरफ, यानी कि अगर वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, और दोस्तों ये सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि आपके हिंदी के पहला समाचार पत्र के बारे में, तो दोस्तों आपका पहला समाचार पत्र जो था वो तो था आपका उदंत मार्तंड। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है, उदंत मार्तंड, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था। और दोस्तों कहाँ से प्रकाशित हुआ था ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका ये प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। ठीक है दोस्तों, और इनका संपादन किसने किया था? जुगल किशोर जी ने इनका संपादन किया था। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 40 क्वेश्चन, और दोस्तों आपके 40 में से कितने सही हो रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में बताना। और दोस्तों मैंने एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है जिसका आपको जवाब देना कमेंट सेक्शन में, यानी कि आपके राजभाषा आयोग जो होता है आपका, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?
एंड इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों ये भी बताना है कि आपके 40 क्वेश्चन में से कितने सही हो रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको रेडियो ऑपरेटर से संबंधित पूरी साइंस हिंदी एंड जीके की प्रैक्टिस कराई जा रही है। और आपको कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और दोस्तों इसका पीडीएफ जो है ना वो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप देख लेना। धन्यवाद दोस्तों।